हेलो एवरीवन, अश्मता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का अगला भाग। विनायक ने जो सामान निकाल कर रखा उसे देखते ही चंद्रप्रभा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने एक घड़ी थी जिसे वो अच्छी तरह से पहचानती थी। उन्होंने कांपते हाथ से उस घड़ी को उठाया और पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिला? विनायक ने जवाब दिया, आपके उसी वफादार के पास जिससे आप राठौर हवेली की खबरें हम तक पहुंचवाना चाहती हैं। चंद्रप्रभा जी सोचने लगी। विनायक ने एक फीकी हंसी के साथ कहा, चलिए हम आपकी दुविधा को दूर कर देते हैं। बादल सिंह बेशक वफादार है, लेकिन आपका नहीं, राठौर परिवार के हुक्म सा का। चंद्रप्रभा जी ने कहा, राठौर परिवार का हुक्म सा हमारा चंद्रशेखर ही था। विनायक हल्का सा हंसा। आप भूल क्यों जाते हैं चंद्रप्रभा राठौर? भले ही आपके बच्चों के नाम के आगे राठौर लगा हो, लेकिन सच में वो राठौर है नहीं। इंद्र राज राठौर के बाद राठौर परिवार में हुक्म सा रुद्राक्ष राठौर है और बादल सिंह उसका वफादार है। वह उसके लिए ही राठौर परिवार में नौकरी करता आया है और रुद्राक्ष को ना जाने आपके कितने वार से आपको बिना पता चले बचाता भी रहा होगा। वह खड़ा हुआ और उनके आसपास घूमते हुए बोला, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता आपको मासूम समझूं या बेवकूफ। वैसे मासूम समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मासूम होती तो पूरे राठौर परिवार को बर्बाद करने की साजिश नहीं रचती। चंद्रप्रभा जी की मुट्ठियां उस घड़ी पर कस गईं। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें? बादल ने ना जाने कितनी बार चंद्र की मदद की थी, उसकी जान बचाई थी। वो किसी और का वफादार कैसे हो सकता है? विनायक उनके सामने रुक खड़ा हो गया। उसने कहा, चलिए आपकी नज़रों पर पड़ी इस पट्टी को हटाने के लिए कुछ और करते हैं। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसमें से कुछ तस्वीरें निकाल मेज पर रख दिया। ये वही तस्वीरें थीं जो उस आदमी ने बादल की जयदेव जी के साथ खींची थी। उसने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बादल सिंह जयदेव राणा का छोटा भाई है। तभी चंद्रप्रभा जी ने पूछा, ये बच्चा कौन है? विनायक बोला, बादल सिंह का बेटा है। चंद्रप्रभा जी ने सोचते हुए कहा, लेकिन जितना हम जानते हैं उसने कभी शादी नहीं की। विनायक सामने बैठते हुए बोला, गोद लिया होगा, लेकिन प्यार बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करता है उससे। चंद्रप्रभा जी ने कहा, हम बादल से बदला लेने के लिए इस बच्चे को खत्म कर देंगे। विनायक उनके सामने खड़ा हुआ और दोनों हाथ मेज पर टिका उनकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन आप उसे मारेंगी कैसे? इस जेल से फरार होने की कोई योजना बनाई है क्या? इतना आसान नहीं है। रुद्राक्ष की नज़र आप पर हमेशा रहती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप यहाँ से भाग नहीं पाएंगी, और अगर गलती से भाग भी गई तो शायद जिंदा नहीं रह पाएंगी। चंद्रप्रभा जी ने कहा, तो मेरे बदले उनसे तुम बदला लो। हमारे रिश्ते के लिए इतना तो कर सकते हो। विनायक ने अपनी एक भौं उचकाते हुए कहा, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश ना करें। चंद्रप्रभा जी ने उसे देखते हुए पूछा, अगर तुम हमारी मदद नहीं करना चाहते तो हमेशा हमसे मिलने यहाँ क्यों आते हो? विनायक मुस्कुराया, आपकी ये हालत देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे आपकी वजह से कभी मैं तड़पता था, आज आपको तड़पता हुआ देखकर सुकून मिलता है। वैसे राठौर हवेली गया था, आमना सामना हुआ रुद्राक्ष और कात्यायनी से। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता उन्होंने आप जैसी सातिर, चालाक, निर्दयी इंसान को हरा दिया और इन सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कात्यायनी की बात ही अलग है, उसने हमारे पीछे लोग लगा रखे हैं। अजीब बात है ना, हमने वहां जाकर कुछ भी ऐसा नहीं किया।
लेकिन फिर भी उसे हम पर शक हो गया। चंद्रप्रभा जी ये सुन परेशान हो गई। विनायक उनके चेहरे का भाव देख मुस्कुराकर चला गया। चंद्रप्रभा जी ने सोचते हुए कहा, अगर कात्यायनी को विनायक की सच्चाई पता चल गई है तो कहीं उसके साथ भी वही ना हो जो चंद्र के साथ हुआ। जेल से निकल विनायक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा था जब उसके सामने जाना पहचाना चेहरा नजर आया, कात्यायनी। वह उसे देख मुस्कुराई। विनायक सर, आप यहाँ? देखिए ना, हम भी उनके लिए कपड़े लेने आए थे और आप हमें मिल गए। विनायक मुस्कुराया। वह अच्छे तरीके से जानता था कात्यायनी संयोग से उससे नहीं मिली थी। उसने कहा, विक्रम से पता चला आप माँ बनने वाली हैं। बधाई हो। आपको नहीं लगता इस वक्त आपको ऐसे अकेले बाहर घूमना फिरना नहीं चाहिए? कोई दुश्मन आपके लिए जाल बिछा सकता है। कात्यायनी बोली, दुश्मनों से निपटने के अपने तरीके हैं हमारे पास। फिर भी हमारी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। उसने पूछा, हम दादी सा से मिलने गए थे, पता चला आप भी उनसे मिलने गए थे। विनायक ने उसे देखते हुए कहा, जब हम विक्रम के टीचर थे तो अक्सर राठौर हवेली आना जाना होता था, तब उनसे मुलाकात हुई थी। हमने सोचा वापस आए हैं तो चंद्रप्रभा जी से भी मिल लें। वो आपको और छोटे कुंवर सा को लेकर थोड़ी नाराज लग रही थी। हमें समझाने को कह रही थी कि आप दोनों का उनसे जो रिश्ता है, इसके लिए आपको उन्हें इस तरह जेल में नहीं डालना चाहिए था। कात्यायनी ने कुछ पल रुककर जवाब दिया, जेल हमने नहीं, कोर्ट ने भेजा है। सबूत उनके खिलाफ थे। आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लीजिए, हम चलते हैं। विनायक उसे जाते हुए देख रहा था। वह मन में बोला, क्या उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया? वक्त बीतने लगा था। समर की बातों का असर था शायद। रुद्राक्ष कात्यायनी को लेकर जयदेव जी के घर रहने लगा था। इधर सागर गौरी को प्रैक्टिस करवाता था, जिससे वह थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस सीख गई थी। इसी के साथ उनकी करीबी भी बढ़ने लगी थी। ज्योति धीरे धीरे बिजनेस में अपनी अच्छी पकड़ बनाने लगी थी। अब घर और कारोबार में उसका ही ज्यादा चलता था। इस बात से कादम्बिनी जी बहुत परेशान थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था ज्योति जो दिखाती है वो है नहीं। कात्यायनी का 8वां महीना चल रहा था। वीना जी ने घर में उसकी गोद भराई रखी थी, जिसमें वंशिका और देविका भी आने वाली थी। सुबह से सब तैयारियों में लगे थे। रुद्राक्ष कात्यायनी को नीचे लेकर आ रहा था। पार्वती जी ने कहा, हमने कहा था ना, अब तुम्हें ऊपर नीचे कम करना चाहिए। जब गोद भराई की तैयारियां हो जाती तो हम तुम्हें खुद बुला लेते। कात्यायनी ने नीचे उतरने के बाद कहा, काकी साहब, बैठे बैठे भी परेशान हो चुके हैं हम। हमने सोचा नीचे बैठकर कुछ छोटे मोटे काम में आपकी मदद कर देंगे। रसोई से सबके लिए चाय का ट्रे लेकर गौरी आते हुए बोली, भाभी साहब, काकी साहब सही कह रही हैं। बोर हो रही थी तो किताब पढ़ लेती। रुद्राक्ष ने उसे सोफे पर बिठा दिया और कहा, ये उससे भी बोर हो चुकी हैं। ऑफिस का कोई काम बाकी है नहीं जो वो कर लें। वह सबकी मदद करवाने लगा, लेकिन कात्यायनी को किसी ने कोई काम नहीं दिया। कुछ देर बाद वो गौरी, आराधना और शिवानी के साथ तैयार होने चली गई। गोद भराई का फंक्शन शुरू हुआ। कात्यायनी ने आज लाल रंग का राजस्थानी लहंगा पहन रखा था और हल्के जेवर। सब उसे एक एक कर तोहफे दे रहे थे। रुद्राक्ष उसके पास ही खड़ा था। वंशिका आई और उसे तोहफा देते हुए बोली, हमारा बहुत मन था कि हम आपकी देखभाल करें, लेकिन देवर साहब को शायद मंजूर नहीं था, इसलिए तो आपको यहाँ लेकर आ गए। देविका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी साहब, ऐसा नहीं है, ये एक तरह से सही ही हुआ ना। आप काम पर चली जाती हैं और हम भी। घर पर उन्हें देखने वाला कोई होता भी तो नहीं। यहाँ काकी सा रहती हैं तो किसी को फिक्र नहीं रहती। वंशिका मुस्कुरा दी, अभी हम सुन रहे हैं, लेकिन बच्चे के आने के बाद आपको अस्पताल से सीधे राठौर हवेली ही आना होगा। तब हम छुट्टी लेकर आपका ख्याल रखेंगे। रुद्राक्ष को समर की कुछ दिन पहले कही हुई बात याद आई। हुकुम सा, आपका फैसला बिल्कुल सही था। जो हुकुम रानी सा को आपने राणा विला भेज दिया, आपको आगे भी वहीं रहना चाहिए।
फंक्शन खत्म होते ही खाने पीने के बाद सब चले गए। कुछ ही दिन के बाद रक्षाबंधन था। अनिकेत कात्यायनी और आराधना से राखी बंधवाने आया था। प्रणव को उसने राखी भेज दी थी। शिवानी ने अभय, सागर और राघव को राखी बांधी। शिवानी से राखी बंधवाने के बाद वह कात्यायनी के पास आया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, आप हमें राखी नहीं बांधेंगी? कात्यायनी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने उसके लिए भी राखी खरीदी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वह उसे बांधे कैसे। उसने साथ लिए छोटे से पोटली बैग से एक राखी निकाली और थाली में रखते हुए बोली, बैठो राघव। उसने आंसू भरी आंखों से उसे राखी बांधा। सब यह देख खुश थे। बिना कहे दोनों पूरे भाई बहन बन गए थे। पार्वती जी ने जयदेव जी और बादल जी को राखी बांधा। बादल जी खड़े हो बोले, राघव, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कात्यायनी ने आंखों से नामे इशारा कर दिया। राघव ने अपनी राखी को देखते हुए कहा, यही ना बाबा साहब, कात्यायनी दीदी हमारी सगी बहन है। सब हैरानी से उसे देखने लगे। उसे यह बात कैसे पता चली? राघव मुस्कुराया, हमें यह बात कुछ वक्त पहले ही पता चली। आप और काका साहब बात कर रहे थे तो सुन लिया। हमें पता है हम आपके सगे बेटे नहीं हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। उसने कात्यायनी की तरफ देखा। दीदी, आप परेशान मत होना, हम आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। कात्यायनी मुस्कुराई और खड़ी हो उसे गले लगा बोली, अभी हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। आप बड़े तो हो जाइए, फिर इस बारे में सोचिएगा। पार्वती जी ने कहा, ये भी सही है। हम सब इस बारे में उन्हें बताने के लिए सोच रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे बताएं। उन्हें खुद ही पता चल गया। राघव अब काफी वक्त कात्यायनी के साथ बिताने लगा था। अभी उसे पढ़ाई भी ज्यादा नहीं करनी होती थी। वो रोज कात्यायनी से कुछ नया सीखता। वीना जी ने कमरे में आते हुए कहा, राघव, बिंदनी के साथ रहना, हम कुछ जरूरी सामान लेने जा रहे हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। रुद्राक्ष भी घर आने वाला है। राघव ने कात्यायनी को गले लगाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए काकी सा, हम एक पल के लिए भी दीदी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कात्यायनी कुछ देर बाद लेट गई और उसे नींद आ गई। ये उसका आखिरी महीना चल रहा था और वह ज्यादा देर बैठ नहीं पाती थी। तभी बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। कई लोग उनके विला में सुरक्षा के लिए लगे लोगों से लड़ाई कर रहे थे। उसने कात्यायनी के पास आकर कहा, कात्यायनी दीदी, आपको रुद्राक्ष भाई साहब ने वो सीक्रेट रूम नहीं दिखाया ना, जिसमें वो दीदी और भाई साहब के साथ मिलकर प्लान बनाया करते थे? कात्यायनी ने कहा, बाद में देख लेंगे राघव। राघव ने जिद करते हुए कहा, नहीं, अभी चलिए। तभी कात्यायनी को बाहर की आवाज सुनाई दी। कात्यायनी आहिस्ता से उठी और खिड़की की तरफ जाने लगी जब राघव ने कहा, दीदी, शायद किसी ने हम पर हमला कर दिया है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। उसने उसका हाथ पकड़ा और नीचे चला गया। वहाँ फर्श पर बिछे एक कालीन के नीचे दरवाजा था। वह उसे लेकर वहाँ चला गया। यहाँ इमरजेंसी के लिए खाना और पानी के साथ केटल, कुछ बर्तन और इंडक्शन भी रखा था। उसने उसे वहाँ सोफे पर बिठा दिया। अब तक हमलावर अंदर आ चुके थे। राघव ने वहाँ रखे कुछ स्क्रीन को ऑन किया। बाहर लगे सारे कैमरा का फुटेज उसे दिख रहा था। वो लोग अंदर आए और किसी को ढूंढने लगे, लेकिन पूरा विला खाली था। वहीं सीक्रेट रूम में अचानक कात्यायनी को पेट में दर्द शुरू हो गया। राघव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए दीदी, हमने सबको SOS मैसेज भेज दिया है, सब आते ही होंगे। आप गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए। वह वैसा ही करने लगी, लेकिन तभी उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में गीलापन महसूस हुआ। उसने कहा, लगता है लेबर पेन शुरू हो गया है, बच्चा कभी भी बाहर आ जाएगा, हम क्या करें? राघव ने उसे बिस्तर पर ठीक से लिटा दिया और बोला, बेबी तुरंत बाहर थोड़े ही आता है, उसे वक्त लगेगा, आप बस शांत रहें, अगर जरूरत पड़ी तो हम तलवार उठा लेंगे। उसने किनारे दीवार पर लटकी तलवार उठा ली। कात्यायनी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राघव, इतनी कम उम्र में आपको इस तरह लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसने मन में कहा, राघव ने शायद ही कभी किसी को मरा हुआ भी देखा होगा, हम उसे ऐसा सदमा इस वक्त नहीं दे सकते। वो खुद को शांत करने लगी ताकि उसकी परेशानियां न बढ़े।
इधर रुद्राक्ष एक कार में बैठा था। उसने सामने देखते हुए कहा, आज अचानक यहाँ इतना ट्रैफिक कहाँ से है? वहीं अभय और सागर भी कहीं ट्रैफिक में फंसे थे। कोई भी राना विला नहीं पहुंच पा रहा था। सबने एक दूसरे से बात की। रुद्राक्ष ने स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा। उसने खुद से कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वहाँ कात्यायनी अकेली है और लोगों ने हमला कर दिया है और हम उस तक पहुँच नहीं पा रहे। विला में घुसे आदमियों में से एक ने कहा, वो यहीं कहीं होगी। यहाँ जरूर कोई सीक्रेट कमरा है जो हमें दिख नहीं रहा। हर जगह की फर्श, एक एक दीवार छान मारो। इधर राघव सीसीटीवी कैमरे से इन सबको देख रहा था। उसने कहा, कात्यायनी दीदी, लगता है वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे। ऐसा करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम उन्हें उलझा कर रखेंगे। कात्यायनी ने नाम सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राघव, आप अकेले उन सब का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, माना हमारी उम्र कम है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। फिर भाई सा आते ही होंगे। उसने उसका हाथ पकड़ चूमा और बाहर चला गया। कात्यायनी ने हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना की, माँ कात्यायनी, हमारी मदद कीजिए, राघव को सही सलामत रखिएगा। राघव बाहर जाकर छुप गया था। जैसे ही वो लोग उस दरवाजे के पास जाने लगे जहाँ कात्यायनी थी, उसने उनका ध्यान खुद की तरफ कर लिया। उन सब ने उसे घेर लिया था। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में सीकड़। एक आदमी ने उसे देख हंसते हुए कहा, यह छोटा सा बच्चा हम सब से लड़ेगा। राघव मुस्कुराया, शायद तुम सबने महाभारत नहीं पढ़ी। छोटे से बच्चे अभिमन्यु ने भी बड़े बड़े महारथी को धूल चटा दी थी। दूसरा बोला, तो शायद तुम भी अभिमन्यु की तरह मरने की सोच रहे हो। उसने आंखें छोटी कर उन्हें देखते हुए कहा, अगर मरेंगे भी तो तुम सबको मार कर। तीसरे आदमी ने कहा, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ भाई साहब। उसने उस पर वार कर दिया। राघव ने बड़ी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया। कुछ ही देर में उसने साबित कर दिया कि उन लोगों ने उसे बच्चा समझकर कितनी बड़ी भूल की है। कुछ ही देर में उसने साबित कर दिया कि उन लोगों ने उसे बच्चा समझकर कितनी बड़ी भूल की थी। वो आदमी बहुत बुरी तरह परास्त हो चुका था। सबने एक दूसरे को देखा और एक साथ उस पर हमला कर दिया। वह काफी देर तक उनके सामने डटा रहा, लेकिन कुछ वक्त में वह थकने लगा। उन सबके सरदार ने उसे देखा, तुम तो अभिमन्यु से भी जल्दी हार कर मरने वाले हो, तैयार हो जाओ बच्चे। राघव ने हिम्मत नहीं टूटने दी। वहीं कात्यायनी सामने सब देख रही थी। वक्त के साथ उसका दर्द बढ़ रहा था। उसे कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगे थे। वह गहरी सांसें लेते हुए आंखों में आंसू लिए राघव को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, आज सबको मजबूत बनना पड़ेगा। बेबी, आपको भी और आपके मामा को भी। माँ, मदद कीजिए हमारी। राघव की तलवार नीचे गिर गई और वह जमीन पर एक घुटने के बल बैठ गया। सब उसे देख हंसने लगे, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद दृढ़ता जैसे कि तैसी थी। वह आंखों में ज्वाला लिए उन सबको देख रहा था, जैसे किसी भी वक्त मौत बन उन पर बरस सकता है। एक आदमी उसे मारने के लिए तलवार ले आगे बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने बीच में अपनी तलवार कर दी। सबने सामने देखा। वीणा जी हाथ में तलवार लिए उनके सामने खड़ी थी। उनके ठीक पीछे से पार्वती जी तलवार ले सामने आई। शर्म ना आवे है थे लोगों को, एक अकेले बच्चे पर सब साथ मिलकर टूट पड़े। उन आदमियों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ ठहाके मारकर हंस पड़े। एक बोला, ये बूढ़ी औरतें अब हमारा मुकाबला करेंगी। पार्वती जी ने आंखें छोटी कर उन्हें देखा। बूढ़ी किसे कह रहा है? बूढ़ी होगी तेरी माँ। अगर इतनी हिम्मत है तो हमें हरा कर दिखाओ। उन्होंने आगे बढ़कर प्रहार कर दिया। राघव ने भी अपनी तलवार उठा ली। तीनों उनसे लड़ने लगे। कात्यायनी ने ये देख राहत की सांस ली। कुछ ही देर में बाकी सब भी आ गए और वो सारे आदमी पकड़े गए। पार्वती जी और वीणा जी को काफी चोटें आई थी। सब उनकी मरहम पट्टी करने लगे। रुद्राक्ष कात्यायनी के पास गया। उसने उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, हम हॉस्पिटल चलते हैं। कात्यायनी ने कहा, कोई फायदा नहीं है,
बेबी बस बाहर आने वाला है शायद, हमें फील हो रहा है, आप देखिए एक बार। रुद्राक्ष ने देखकर कहा, शायद उसका सिर दिख रहा है। कात्यायनी ने कहा, हुकुम साहब, आपको ही मेरी मदद करनी होगी। तभी शिवानी और आराधना वहां आए। रुद्राक्ष ने कहा, बच्चे का सिर दिखने लगा है, अब अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है। शिवानी ने कहा, तुम हमें बताते जाओ क्या करना है। रुद्राक्ष, तुम कात्यायनी के डॉक्टर को घर बुला लो और एक बच्चों के डॉक्टर को भी, साथ में एम्बुलेंस भी। रुद्राक्ष कॉल करने चला गया। सब उस कमरे के बाहर खड़े थे। थोड़ी ही देर में बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। रुद्राक्ष तुरंत अंदर चला गया। पार्वती जी ने कहा, बिल्कुल सबर ना है इस लड़के में। वीना जी ने हंसते हुए कहा, पार्वती, बिंदनी की फिक्र हो रही होगी। आराधना उसे बच्चे को दिखाने लगी तो वो इग्नोर कर सीधे कात्यायनी के पास चला गया। उसने पूछा, आप ठीक हैं? कात्यायनी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, हमें आज आपको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहिए था। फिर आराधना की तरफ मुड़कर पूछा, आप कुछ कह रही थी भाभी साहब? आराधना ने मुस्कुराकर कहा, छोटी कात्यायनी आई है जीजा सा। रुद्राक्ष और कात्यायनी दोनों मुस्कुरा उठे। कात्यायनी को जल्दी ही हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर ने उसे चेक करके कह दिया था कि वह और बच्चा दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। सब अभी तक सिर्फ ये सोच रहे थे कि ये सब किया किसने। रुद्राक्ष को बार बार समर की वंशिका को लेकर चेतावनी याद आ रही थी। उसने समर को कॉल कर सारी बात बताई और कहा, समर, अगर तुम्हें लगता है कि वंशिका राठौर बदली नहीं है तो उसके खिलाफ कोई सबूत लेकर आओ। वो सारे आदमियों से उगलवाओ कि ये सब किसने किया है। समर बोला, आप बेफिक्र रहें हुकुम साहब, सच की तह तक हम पहुंच कर रहेंगे। रुद्राक्ष कात्यायनी और बच्चे को लेकर वापस राणा विला आया था। जब वंशिका को यह बात पता चली, उसने उसे कॉल कर पूछा, देवर साहब, हमारे बीच तो तय हुआ था ना कि बच्चे का ख्याल हम ही रखेंगे, तो फिर आप वापस राणा विला क्यों चले गए? दूसरी तरफ से रुद्राक्ष ने कहा, भाभी साहब, हम समझते हैं आप हमें वहाँ चाहती हैं, लेकिन इस वक्त कात्यायनी को जो देखभाल की ज़रूरत है वो यहाँ ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। वंशिका ने कहा, कोई बात नहीं, महीने भर वहाँ रहकर फिर चले आइएगा। रुद्राक्ष ने हाँ कर दिया। जैसे ही कॉल कट हुआ, वंशिका ने अपना फ़ोन बिस्तर पर पटक दिया। उसने रूखे स्वर में कहा, ऐसा क्यों लग रहा है देवर साहब कि आप इस घर से और हमसे भाग रहे हैं? क्या आपको हम पर यकीन नहीं है? इधर विनायक सामने लगे प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर कुछ वीडियो देख रहा था। ये राणा विला में हुए हमले की वीडियो थी। उसने कहा, मानना पड़ेगा राणा खानदान को, सभी एक से पढ़कर एक हैं। यहाँ तो औरतें भी बहुत अच्छी तलवारबाजी जानती हैं। उसके पीछे खड़े एक आदमी ने पूछा, एक बात पूछे भाई जी, आप उनके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहते तो उन पर नज़र क्यों रखे हुए हैं? विनायक मुस्कुराया, हमारे दिमाग में क्या चलता है यह अभी तुम्हें समझने में वक्त लगेगा सूर्या। वह चला गया तो विनायक बोला, बहुत वक्त के बाद हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। जो मज़ा दूर से देखने में है वो साथ लड़ने में नहीं। फिर यहाँ दो बिल्लियाँ लड़ रही हैं, देखते हैं आखिर में कौन जीतता है। 1 महीने बीत चुके थे। घर में कात्यायनी की बेटी के नामकरण की पूजा रखी गई थी। सब उसे अलग अलग नाम सुझा रहे थे। तभी गौरी ने कहा, बच्चे का नाम रखने का पहला हक उसकी बुआ का होता है, इसलिए बच्चे का नाम तो सिर्फ हम ही रखेंगे। आराधना ने उसकी बात काटी, ऐसे कैसे? और जो हमने इतने सारे नाम शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं उनका क्या होगा? अभय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र क्यों कर रही हो, जब हमारे बच्चे होंगे तो सारे नाम इस्तेमाल कर लेंगे। आराधना ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। मैंने 10 नाम सोच रखे हैं, अभय बोला। मैंने भी पूरे 11 बच्चे करने का सोच रखा है। आराधना आंखें फाड़े उसे देखने लगी। गौरी ने बच्ची का नाम मनशा रखा। सबको ही नाम पसंद आया था। वंशिका ने कात्यायनी को उसके साथ वापस चलने के लिए कहा, लेकिन वीना जी ने रोक दिया, ये कहकर कि बच्चा अभी बहुत छोटा है और कात्यायनी को भी अब वापस अपने काम पर जाना है। वहाँ कोई और देखभाल के लिए नहीं होगा। वंशिका ने आगे कुछ नहीं कहा। इधर गौरी हर्षिता को ढूंढते हुए बोली, आप लोगों ने हर्षिता को देखा क्या?
देविका ने कहा। अभी बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी, हम देखते हैं, आसपास ही होगी। उसने निहाल से पूछा। उसने कहा, हर्षिता बाहर बॉल लेने गई है। वो बाहर देखने गई। वहां जमीन पर बॉल पड़ी थी, लेकिन हर्षिता कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने उसे गार्डन में हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसने अंदर आकर परेशान हो कहा, बाहर नहीं है वो। सब उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी घर का फोन बजा। सागर ने पिक किया। सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, शिवम, अगर हर्षिता का बाल भी बांका हुआ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गौरी तुरंत उसके पास चली आई। उसने फोन को स्पीकर पर कर दिया। शिवम बोला, सागर राणा, भूल गए हो? हर्षिता मेरा खून है। मैं उससे मिलने और उसे अपने पास रखने का हक रखता हूँ। गौरी ने कहा, भूल तुम गए हो शिवम। तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और कोर्ट ने तुम्हें उससे दूर रहने को कहा है। अभी के अभी उसे यहाँ वापस लाओ। शिवम हंसते हुए बोला, बदल गई हो गौरी तुम। कभी गाय हुआ करती थी, अब खिसियानी बिल्ली बन गई हो। रुद्राक्ष ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, साफ साफ कहो। शिवम ने हंसते हुए कहा, अब सही सवाल पूछा गया है। कात्यायनी से कहो हमारी हवेली और कारोबार वापस कर दे। हम हर्षिता को वापस कर देंगे, वरना शायद गौरी को ये भूलना पड़ेगा कि उसने एक बेटी पैदा की थी। गौरी की आंखों में आंसू छलक आए। सागर ने उसे कंधे से पकड़ हिम्मत दी। कात्यायनी ने तुरंत कहा, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन हमारी एक चेतावनी है। अगर हर्षिता को एक खरोच भी आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवम ने कहा, कात्यायनी, हम पिता हैं हर्षिता के। अपने खून से तो जानवरों को भी प्यार होता है। हम उसके साथ बस अकेले कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। आज शाम तक का वक्त दे रहे हैं। पेपर्स रेडी करके रखना। मैं शाम को फिर से कॉल करूँगा। और हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी चालाकी आजमाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं हर्षिता तुम लोगों को एक टुकड़े में ना मिले फिर। गौरी ने चीख कर कहा, शिवम, तुम जैसा निर्लज इंसान हमने आज तक नहीं देखा। सागर ने कहा, याद रखना शिवम, अगर हमारी बेटी को जरा सी भी तकलीफ हुई तो उसके हिसाब चुन चुन कर तुमसे लेंगे। रुद्राक्ष ने समर को कहकर पेपर रेडी करवा लिए। जैसे ही समर पेपर लेकर आया, कात्यायनी ने उस पर साइन कर दिया। समर बोला, हमारी गलती है हुकुम साहब, हमने ध्यान नहीं दिया। शिवम 1 हफ्ते पहले जमानत पर बाहर आया है। सागर ने कहा, भाभी साहब, हमें नहीं लगता कि शिवम इतनी आसानी से हमें हर्षिता को वापस करेगा। वो ये सब कुछ सिर्फ हम सबको परेशान करने के लिए कर रहा है, खासकर गौरी को। रुद्राक्ष ने कहा, फिलहाल हम इतना ही कर सकते हैं। शिवम को एक बार कॉल करने दो। वो हमें कहाँ बुलाता है, उसी हिसाब से हम आगे के बारे में सोचेंगे। शाम को शिवम ने कॉल किया और गौरी को उन पेपर्स के साथ एक खाली फैक्ट्री में बुलाया। सागर ने कहा, हम गौरी को वहाँ अकेले नहीं जाने देंगे। हमें शिवम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। कात्यायनी ने कहा, पेपर गौरी को ही अकेले लेकर जाना होगा। सागर, आपको उन पर यकीन रखना होगा। हमारे पास इस वक्त और कोई रास्ता नहीं है। गौरी पेपर्स लेकर उस फैक्ट्री में पहुंची। शिवम हर्षिता को गोद में लिए बैठा था। हर्षिता उसे देखते ही मम्मा मम्मा करके रोने लगी। गौरी उसकी तरफ आगे बढ़ी तो शिवम के पीछे खड़े एक आदमी ने एक गन हर्षिता के माथे की तरफ कर दी। वह वहीं रुक गई। उसने कहा, हमें हमारी बेटी दे दो शिवम। शिवम मुस्कुराया, गौरी, हमारी भी बेटी है वो, इतना क्यों परेशान हो रही हो? उसने एक आदमी को इशारा किया। उसने गौरी के हाथ में पकड़ी फाइल ले ली। शिवम ने पेपर देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा, सब वहाँ हर्षिता से बहुत प्यार करते हैं। तुम उन सबको मेरा एक और मैसेज दे देना। मुझे हर्षिता के बदले 1 करोड़ रुपए चाहिए। गौरी ने गुस्से से कहा, जो कहा था मिल चुका है शिवम, अब हमारी बेटी हमें दे दो वरना। शिवम हंसने लगा, वरना क्या गौरी, तुम कर भी क्या सकती हो?
सिवाय आंसू बहाने के। वह उसके पास आया और उसके गाल को छूते हुए बोला, एक नाजुक कली, जरा सा जोर आजमाया तो यहीं मसली जाओगी तुम। गौरी ने उसके हाथ को देखा और अपने एक हाथ से मरोड़ दिया। जैसे ही उसकी पकड़ हर्षिता पर ढीली हुई, गौरी ने उसे दूसरे हाथ से पकड़ लिया और तुरंत पीछे हो गई। शिवम ने अपने आदमियों की तरफ देखा तो हैरान रह गया। पीछे रुद्राक्ष, अभय, अनिकेत और सागर खड़े थे, साथ में उनके कुछ आदमी जिन्होंने उसके सारे आदमियों के गर्दन पर चाकू रख दी थी। तभी दरवाजे से समर पुलिस के साथ आया। जल्दी ही शिवम के हाथ में हथकड़ी डल चुकी थी। गौरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जैसे शैतान की असली जगह जेल है शिवम। तुमने बहुत बड़ी गलती की है हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके। हर्षिता जो अब तक डरी हुई थी, वो सागर को देखकर पापा पापा करने लगी, जैसे सागर उसके लिए इस बात का सबूत था कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसके पापा उसे हर परेशानी से बचा लेंगे। वह उसके पास जाने के लिए गौरी की गोद से निकलने की कोशिश करने लगी। गौरी ने उसे जमीन पर खड़ा कर दिया। वह सागर की तरफ दौड़ पड़ी। शिवम उसे अपने छोटे छोटे कदमों से जाते हुए देख रहा था। तभी उसने इंस्पेक्टर की कमर से गन निकाल उसकी तरफ कर दी। गोली चलने की आवाज आई, साथ में गौरी के चीखने की। हर्षिता! क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।